रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर पहुंचा है और फिनलैंड ने रूस के साथ लगी सीमा को पूरी तरह बंद क्यों कर दिया है? नीरज जी, देखिए, रूस और यूक्रेन की जो अगर हम देख रहे हैं युद्ध के बारे में, तो उसी तरह चल रहा है जैसे हमने पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, दर्शकों को बताया था। अब इसको हम इसमें परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक देखिए, वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल होने लगा है, बर्फबारी होने लगी है। बर्फबारी होने से दर्शकों ने देखा होगा कि रोड पर काफ़ी, सड़कों पर, बिल्डिंग्स पर, हर जगह जो है काफ़ी बर्फ़ पड़ गई है। और इसमें जो लड़ाई जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी गाड़ियां हैं वो चल नहीं पाती ठीक से, स्पीड नहीं मिलती। जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, बाकी हैं, उनके ऊपर चेन लगानी पड़ती है लोहे की, जिससे वो फिसले नहीं और चल सके। रोड क्लियर करना पड़ता है, ज़्यादा स्नोफॉल हो गया हो तो। टैंक्स भी उतनी आसानी से नहीं चल पाते। कई जगह टैंक्स जो है, जहाँ पर ज़मीन अगर गीली है, वहाँ पर कीचड़ ज़्यादा है तो बॉग डाउन हो जाते हैं, ट्रैक्स के बावजूद चल नहीं पाते हैं ठीक से। जो वहाँ पर फायरिंग होती है, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे इवन रॉकेट्स हैं, आर्टिलरी है, इनके जो रॉकेट्स या शेल्स गिरते हैं, उनका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता बर्फ़ में जितना कि नॉर्मल टाइम में होता है। ठंड की अलग वो है, आप कितनी भी कपड़े, गर्म कपड़े पहन लें, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है ऐसे टेम्परेचर में, सब जीरो में और इतने कम टेम्परेचर में लड़ाई करना। तो वेदर जो है, मौसम जो है, एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ बन गया है इस समय। दूसरा, यूक्रेन भी कह रहा है कि वो लड़ाई करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। हालांकि इसके जो इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, उस वजह से इनके ऊपर अभी कम ध्यान जा रहा है। अभी भी ये एम्यूनिशन और गन्स की मांग कर रहे हैं, मिसाइल्स की मांग कर रहे हैं, एयर डिफेंस जो है सबसे ज़्यादा जिसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन उतना शायद मिल नहीं पा रहा है। कहाँ तक, यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका कुछ अपने साजो सामान वहाँ से वापस ले रहा है इजराइल को देने के लिए। लेकिन ये सब होने के बावजूद देखिए, युद्ध रुका नहीं है। तकरीबन 52 हफ्ते से ज़्यादा हो रखे हैं। लड़ाई जो, देखिए, अद्विका की हम बात करते आ रहे हैं पिछले तकरीबन 4 हफ्तों से या 5 हफ्तों से, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। चारों तरफ से घेर लिया है रूस ने इस शहर को, लेकिन सेंटर में यूक्रेन अभी भी है। अभी भी उनके कुछ लड़ाके पड़े हुए हैं और उनका कहना है, यूक्रेन का कहना है कि तकरीबन 21 अटैक रूस ने लॉन्च किया अद्विका के जो सेंटर है उसको कब्जा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया, रिपल्स कर दिया गया। इसके साथ जो है ज़ैपोरिज़िया में भी एक तरह से रुकाई हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कहा जा रहा था कि यूक्रेन ने जो निप्रो रिवर है उसके ईस्टर्न बैंक पर, जहाँ की सिर्फ रूस था, वहाँ पर कुछ उनके स्पेशल फोर्सेस के लोग पहुँच गए हैं, अपना कब्जा बना लिया है। लेकिन अमेरिका का, रूस का कहना था कि उन्होंने उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और खदेड़ भी दिया है। तो ये कुछ वहाँ से न्यूज़ आ रही थी, जो कि अभी चूँकि पूरी तरह कंफर्म नहीं हो रही है, लेकिन जो चल रहा है अभी भी वो मिसाइल और एयर अटैक्स काफ़ी चल रहे हैं, खास करके लॉजिस्टिक्स एरिया में, इंक्लूडिंग ओडेसा का जो पोर्ट है वहाँ भी। यूक्रेन ने हमेशा जो है टारगेट किया था, जो ब्रिज है उसके ऊपर, मेन जो उनका एक ब्रिज है उसके ऊपर टारगेट कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनको उस पर पहले तो उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन रूस ने फिर बना लिया है और उसमें इनको कामयाबी पूरी मिल नहीं पा रही है। जहाँ तक अगर देखा जाए तो एवरेज जो चल रहा है 16 से 18 जो है एयर स्ट्राइक चल रही है डेली यूक्रेन के ऊपर। ड्रोन अटैक्स भी चल रहे हैं। हालांकि दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है कि काफ़ी ड्रोन्स जो है यूक्रेन गिरा रहा है इनके, लेकिन फिर भी ड्रोन अटैक्स जारी हैं। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल अटैक्स हैं वो जारी हैं। तो बर्बादी अभी भी चल रही है।
जहाँ तक सिविल लोगों को जो बाकी जनता है यूक्रेन की न्यूज़ है, वो सब जो अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि एनर्जी है नहीं, एनर्जी की कमी है, एनर्जी खास करके इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बर्बाद हो चुका है। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ हो रही है यूक्रेन में। और एक जो वॉर वियरनेस कहते हैं कि युद्ध की थकावट, वो लगभग हो रखी है, खास करके जो आम लोग हैं, रूस में भी और यूक्रेन में भी। रूस में लोग आम लोग जो औरतें हैं वो मांग कर रही हैं कि हमारे लड़के तो एक साल हो गए यूक्रेन में गए हुए और एक बार भी वो घर नहीं आए, छुट्टी नहीं आए। यूक्रेन की फोर्स जो है उनका भी मोराल डाउन है, इक्विपमेंट के बावजूद जो है उनको जो मिला है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और दुनिया कह रही है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी जो है उनका भी मोराल डाउन दिख रहा है। बाकी मैंने जो कहा था वेदर के हिसाब से वो चल ही रहा है, और कोई खास गेन नहीं हुआ। हालांकि रूस ने डोनेट्स्क इलाके में एक गांव पर ज़रूर कब्जा कर लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है। गांव का मतलब करीब 8 से 10 किलोमीटर लीजिए एरिया, इसमें और ज़्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि हो रहा है, ना हो पाएगा, खास करके विंटर्स में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है, यूक्रेन हथियार मांग रहा है, उसको कमी हो रही है, रूस जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है। ये तो यूके, इंग्लैंड की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो कहती है कि रूस ने बहुत ज़्यादा मिसाइलें इकट्ठी कर रखी हैं, अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया है। ड्रोन्स के लिए उसने फैक्ट्री लगा रखी है जहाँ पर तकरीबन 10,000 ड्रोन पर मंथ बनाने का उसका इरादा है, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन चालू हो गया है। वो जो है ईरान से ड्रोन्स ले रहा है, नॉर्थ कोरिया से उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ये आर्टिलरी एम्यूनिशन मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रूस की ताकत बढ़ा रही हैं। तो अगर अब तो विंटर्स में तो कमी, पिछले साल भी हमने देखा कि विंटर्स में कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई थी, और इस बार भी लगता नहीं है। लेकिन विंटर वॉरफेयर भी एक लड़ाई का तरीका है जिसमें कि कब्जा किया जा सकता है, और रूस पर यूक्रेन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि रूस ने अपने डिफेंसेस इतने मजबूत कर लिए हैं कि वो मुश्किल हो रहा है उनको आगे बढ़ना। हालांकि एक फ़ायदा है इस बर्फ़बारी का, माइंस जो है उतनी ज़्यादा काम नहीं करती। जो सुरंगें हैं, बारूदी सुरंगें, वो अगर उसके ऊपर बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए तो ख़ास करके जो एंटी पर्सनल हैं, आदमियों के खिलाफ जो माइंस हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते लोग उतनी स्पीड से, वो टारगेट में आ सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें जो कि चल रही हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन बोलते रहे कि हम इनके साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं, उसकी मदद करते रहेंगे। जेलेंस्की ने, जैसे मैंने पहले कहा, वो तो उन्होंने बोला है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। हालांकि पुतिन ने ज़रूर बोला है कि वो पहले ही बात कर रहे थे, बातचीत की उन्होंने पेशकश कर रखी थी, जिससे कि वो जेलेंस्की ने ठुकरा दिया। और चूँकि इजराइल और हमास में ट्रूस हो रखा है, सीज फायर हो रखा है, 4 दिन की जगह 2 दिन और 1 दिन और 7 दिन बढ़ गया, तो वर्ल्ड प्रेशर भी, वर्ल्ड ओपिनियन भी बन रहा है कि यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा सिविलियंस जो है इफेक्ट हुए हैं। वहाँ मानवीय सहायता की ज़रूरत यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, पॉज की ज़रूरत यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक चीज़ दुनिया में आ रही है। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, बैक चैनल डिप्लोमेसी इसमें भी चल रही थी, क्योंकि पिछले साल सितंबर में जो पिछली बार जो उसमें यूएई में जो मीटिंग हुई थी, उसमें डिसीजन लिया गया था एक ग्रुप बनाने का, लेकिन इसका शैडो जो है इजराइल और हमास वाला, इसको ज़रूर थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेसी ज़्यादा हो गई और यहाँ ये दब गया, क्योंकि इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। और नाटो चीफ ने और सब ने बोला है कि वो रहेंगे यूक्रेन के साथ इस लड़ाई में, लेकिन लगता नहीं है कि इस हिसाब से मदद उतनी मिल पाएगी यूक्रेन को, और कुछ न कुछ जेलेंस्की को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, पोलैंड और जर्मनी या इटली, इनमें भी लोग थक गए हैं देख करके।
जहाँ तक रूस फिनलैंड का सवाल है कि वहाँ उनके बॉर्डर पर देखिए, ये तो रूस फिनलैंड का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 1340 किलोमीटर लंबा है। उस पर 9 या 10 चेक पॉइंट थे पहले, और मैनहरन लाइन बोलते हैं उस बॉर्डर, जो उनका बॉर्डर है उसको। और इसमें पहले खुले रहते थे, और लेकिन एक उन पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन था कि कोई पैदल बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकता। उनका कहना था कि इन्फ्लक्स नहीं होना चाहिए रिफ्यूजीज़ का, जो भी आएंगे वेरीफाइड लोग आएंगे। और अब इनका कहना है, जब से फिनलैंड नाटो में चला गया है, रूस जो है बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को भेजे जा रहा है। और एक तरफ से कहा जाए तो फिनलैंड का कहना है कि उसने हाइब्रिड लड़ाई कर दिया, हाइब्रिड वॉरफेयर कर दिया है, हाइब्रिड लड़ाई जिसमें मैक्सिमम रिफ्यूजीज़ हमारे अंदर, इनके अंदर ये भेजे जा रहा है। तो ये एक चीज़, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। फिनलैंड की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, आई थिंक 5.6 मिलियन, मतलब 56-57 लाख की पॉपुलेशन है। तो उनको लगता है कि रिफ्यूजीज़ अगर ज़्यादा आएंगे तो कभी ना कभी वहाँ आके काबिज हो जाएंगे, और अगर वो प्रो रशा हुए तो और मुश्किल हो जाएगी फिनलैंड को, फिनलैंड ही नहीं नाटो को भी। तो इस वजह से उन्होंने जो है अपने जो बॉर्डर्स क्लोज कर दिए हैं। हालांकि इनके अंदर पहले एक डील हुई थी फिनलैंड और इनके बीच में काफ़ी पहले, जिसके अनुसार ये होना था। इन्होंने अपने कुछ बंद करने थे या खुले रखने थे। एक इन्होंने तरीका बनाया हुआ था कि किस तरह के लोगों को आने जाने दिया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहना कि रूस ने माना नहीं। और अभी इनका कहना है कि 30 से लेकर 70 तक माइग्रेंट्स रोज़ वहाँ क्रॉस कर रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि चूँकि ये, जैसे मैंने पहले कहा था कि पैदल कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ये रूल था, तो अभी जो माइग्रेंट्स आए वो साइकिल पर आए। 30-40 माइग्रेंट साइकिल पर आए, उन्होंने क्रॉस करने के बाद साइकिल छोड़ दी और फिर वो अंदर दाखिल हो गए। तो ऐसी कंडीशंस वहाँ पर आ रही थी, और इस वजह से फिनलैंड ने पहले कहा कि ये 2 छोड़ करके बाकी सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स क्लोज करेगा। वो जो है बॉर्डर्स पर बैरियर बनाएगा, कंक्रीट ऑब्स्टिकल बनाएगा, बार्ड वायर ऑब्स्टिकल बनाएगा। यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है कि वो बॉर्डर एजेंसी उसकी जो आएगी वहाँ पर कुछ बॉर्डर गार्ड्स वो भेजेंगे मदद करने के लिए, जिसको रशिया ने कहा है कि ये अगर होगा तो बरखिलाफ होगा रूस और यूक्रेन के जो बॉर्डर, जो भी इनका आपस की संधि है। तो बेसिक जो इशू है वो माइग्रेंट्स का ही है, और डर यही है कि रूस ज़्यादा माइग्रेंट्स लाएगा वहाँ से। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि वो इस मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। तो हो सकता है कि बातचीत से भी ये मसला बाद में इनका हल हो जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।